ओके, सो दिस इज द क्वेश्चन, हु मैन्युफैक्चर्ड वाटर। और ये जो पानी हम रोज पीते हैं वो आया कहाँ से? तो हाँ चलो थोड़ा थोड़ा जल्दी जल्दी बढ़ाओ। अच्छा हाँ, बिफोर आई स्टार्ट यू हैव टू कंप्लीट दिस सेंटेंस। बताओ ये जो डॉट 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 लगे हैं वहां क्या होना चाहिए? ही कौन है? When he will be born. When he will be born. When he exists. When he exists. When he appears. आपको एक सेंटेंस का आधा हिस्सा दिया हुआ है, आपको दूसरा हिस्सा लगाना है, कोई प्रश्न पूछना नहीं है, आप जानो। इतना ही लिखा हुआ था, मेरे पन्ने पे इतना ही लिखा हुआ था। इसका एक आंसर नहीं है, इसके 1000 आंसर होंगे। तो आप ये मत सोचो कि आप हमें पहले पूरी सिचुएशन बताओ तब हम आंसर बताएंगे। इतनी में से क्या क्या पॉसिबल आंसर्स हो सकते हैं, वो सभी करेक्ट आंसर होंगे, बट लेट्स सी क्या क्या आंसर आपके दिमाग में आते हैं। He will appear when you are willing. When you are willing. When you touch. Okay. He will appear when he will be in physical existence. When he will be in physical existence. When hydrogen is there. He will appear. Helium will appear when hydrogen will combine. Helium will appear when hydrogen will combine. Okay. आपने जो जो कहे थे वो सब सही आंसर्स है, आपने जो जो कहे थे वो सब आंसर्स है, लेकिन मैंने जिसके लिए लिखा है वो ये है। हाँ चलो आगे बढ़ो। हाँ बढ़ी। ओके, द वर्ल्ड इज ब्यूटीफुल। हाँ चलिए जल्दी जल्दी पढ़िएगा। ये कौन है? हाँ गुड। ये वाला रिपीट कर दो भाई मेरे। अरे चलने दो अच्छा चलो, हाँ चलो। गुड, द वर्ल्ड इज ब्यूटीफुल। पानी दिखा। पानी और पानी है अभी। पानी का सैलाब, पानी के बाद। ओके, सो दिस इज आवर पीरियोडिक टेबल। आपने बाहर घुसते समय देखा होगा बड़ा सा पीरियोडिक टेबल अपने यहाँ। और आगे बढ़ो, कुछ कहने का जरूरत नहीं है। और सभी कुछ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से ही आता है, जो भी जितने भी एटम्स आते हैं और मटेरियल आता है। अरे रहने दो है। all from the same Trimurti EPN. E is for electron, P is for proton and N is for neutron. उसी से सब कुछ बना है। इन्हीं तीनों से मिलकर के सारा जितना मटेरियल वर्ल्ड है इन्हीं तीनों से मिलकर के बना हुआ है, इसलिए ये है। हाँ चलिए, एलिमेंट्स डिफर ओनली इन नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन द न्यूक्लियस, है ना? ये तो ठीक है। हाँ चलो आगे बढ़ो। So how many variety of nucleids are for? Nucleid समझते हैं? Nucleid. प्रोटॉन न्यूट्रॉन को सम्मिलित रूप से न्यूक्लियस, जो भी न्यूक्लियस के अंदर है न्यूक्लियस है। नहीं, जैसे अपने एलिमेंट्स कितने हैं पीरियोडिक टेबल में? 118 है ना? तो 118 एलिमेंट्स है, लेकिन एक एक एलिमेंट के कई कई आइसोटोप्स होते हैं, तो उनको भी मिला लीजिए। सारे न्यूक्लियस एक वेराइटी के, जैसे मान लीजिए हम कहते हैं आयरन 57, नॉर्मल आयरन 56 होता है, तो सारे आयरन 56 न्यूक्लियस दुनिया में जितने उतने को मिला लीजिए, वो एक न्यूक्लियाइड हुआ। सारे 57 आयरन जितने हैं दुनिया में उनको मिला लीजिए तो वो दूसरा न्यूक्लियाइड हुआ। ठीक है ना? सारे 57 कोबाल्ट जितने हैं दुनिया में उसको मिला लीजिए तो एक और न्यूक्लियाइड हुआ। इसी तरह हर एक का हाइड्रोजन 3 तरह का मिलता है। हाइड्रोजन, हाँ राइट, एक और न्यूट्रॉन डाल दो, एक और न्यूट्रॉन डाल दो, तो 3 अलग अलग न्यूक्लियाइड हुए। जितने आपके वो हाइड्रोजन के, शुद्ध हाइड्रोजन के न्यूक्लियस हैं, 1H1 जिसको कहेंगे, वो एक न्यूक्लियाइड हुआ। 2H1 वो एक न्यूक्लियाइड, 3H1 अलग न्यूक्लियाइड हुआ। ऐसे करोगे तो करीब करीब
हाँ 300 स्टेबल आपको न्यूक्लियाइड मिलेंगे, रेडियो एक्टिव तो उसके और ऊपर है। हाँ चलो, हाँ अब इसमें ये खास बात आप जानते ही है कि अगर छोटा वाला कोई एलिमेंट लेते हैं, हल्का वाला, कम न्यूट्रॉन प्रोटॉन वाला, तो Z और N बराबर बराबर चलते हैं। कार्बन जो मोस्ट स्टेबल होता है 6 प्रोटॉन 6 न्यूट्रॉन, ऑक्सीजन 8 8, तो शुरू में बराबर बराबर चलते हैं, लेकिन जब हेवी में चले जाते हैं तो ज्यादा न्यूट्रॉन चाहिए होते हैं और कम प्रोटॉन्स चाहिए होते हैं, तो वो इस तरह का कर्व है। हाँ चलो, 1s3 भी तो होता है सर, हाँ होता है ना, बिल्कुल होता है। हाइड्रोजन के 3, इसीलिए तो बोला 3 होते हैं। हल्के में भी है, हाँ जी, वो हल्के में काउंट हो रहा है। मोस्ट स्टेबल की बात है। और देखो ये ना, ये y बराबर mx प्लस सी तो है नहीं, ये बराबर y mx प्लस सी तो है नहीं। अब एक हाइड्रोजन है, उसमें क्या वॉल्यूम है, 0 न्यूट्रॉन है और एक हाइड्रोजन है, रेशियो इज इन्फिनिटी। तो हम ये नहीं बोलेंगे कि भैया ये तो बहुत ही खराब एलिमेंट है, इसका तो n/z इन्फिनिटी होता है, ऐसा थोड़ी होता है कहीं। तो वो आइसोलेटेड केसेस, इसीलिए देखिए आप स्कैटरिंग है, आप देखिए ये स्कैटरिंग है, यहाँ है तो यहाँ है तो यहाँ है तो यहाँ है, फैला फैला है। लेकिन इसके अंदर से एक लाइन आप डालिए, मीन लाइन, एवरेज लाइन, तो यहाँ पे वो लाइन चल रही है, पार्टिकल्स उसमें पड़ रहा है। पढ़ रहे, और ये जो लाइन चल रही है भारी वाले नहीं पढ़ रहे। लाइन तो ये है, अगर सीधी लाइन हो n बराबर z, तो ये लाल वाली है, ये मैंने ड्रॉ की हुई है, इसलिए एकदम सीधी है, इसमें कोई स्कैटरिंग नहीं है। लेकिन एक्चुअल आप देखोगे इतने 60 पर देखोगे तो ये इतने सारे हैं, लेकिन सबके सब न्यूट्रॉन बहुत ज्यादा है प्रोटॉन्स की तुलना में। तो इस तरीके का इनका स्ट्रक्चर है, उसके लिए आप न्यूक्लियर बाइंडिंग वगैरह की बात करते हैं। हाँ आगे बढ़िए। हाँ ये इंपॉर्टेंट एक अच्छी सी चीज है, नॉट इंपॉर्टेंट कहूंगा, इंटरेस्टिंग। पूरे ब्रह्मांड में मिलकर के हाइड्रोजन कितना है, फिर हीलियम कितना है, लिथियम कितना है, ये शुरू वाला मामला है। अब यहां के आगे जो चीजें बनेगी वो स्टार में बनी हुई हैं। ओके, अब यहां के आगे देखिएगा, बेरिलियम, बोरोन, बोरोन से ज्यादा है कार्बन, एक आगे बढ़े हैं पीरियोडिक टेबल में, बोरोन से ज्यादा है कार्बन, आगे बढ़े ना, बोरोन इज 5, Z = 5, कार्बन is 6, यही प्रोटॉन नंबर ऐसे चल रहा है, एटॉमिक नंबर। तो हम बोरोन से आगे बढ़े कार्बन, तो क्या हुआ, टोटल जो अवेलेबल मटेरियल है वो बढ़ा। एक और आगे बढ़ जाओ नाइट्रोजन, एक और आगे बढ़ जाओ ऑक्सीजन, एक और आगे बढ़ जाओ फ्लोरीन, एक और आगे बढ़ जाओ नियॉन। ये चलता रहता है, ये ऑसिलेशन चलता रहता है। एक एलिमेंट बहुत ज्यादा है, अगला एलिमेंट फिर कम हो गया, उसका अगला फिर ज्यादा है, उसका अगला फिर कम हो गया, उसका अगला फिर ज्यादा है। इवन वाले ज्यादा, ऑड वाले कम। इवन वाले ज्यादा। हाँ ये इवन देखो, ये सब कार्बन है, ये सब 12, Z = 6, Z = 8, और ये Z = 7 और नंबर में आ गया। और नंबर में आ गया। ये जितने छोटे, सोडियम देखो Z = 11, और इसी के सिलिकॉन देखो आप 14, Z = 14। तो ऐसा खच 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 इसका ये वाले जो एलिमेंट है वो स्टार्स है, सारे, इन दोनों के बाद के सारे। इन दोनों के बाद के सारे स्टार। हाँ। स्टार्स अर्थ पे कैसे है? नहीं वो तो अलग, हाँ वो भी कहानी कहते हैं आपको, वो भी कहते हैं, बने वहां पे, फैक्ट्री वहां थी, कंज्यूमर्स के पास फिर लाया गया, है ना। फैक्ट्री में उसका उत्पादन होता है, उसके बाद उत्पादन होने के बाद उसको शहरों में लाया जाता है, गांव में लाया जाता है, कंज्यूमर्स तक पहुंचाया जाता है। तो फैक्ट्री स्टार में है। ये जानेंगे कि स्टार फैक्ट्री है तो कंज्यूमर अर्थ तक कैसे आया। हाँ, चलो आगे बढ़ो। हाँ सवाल आएगा अभी। वेयर वॉज द कैल्शियम इन माई बोन मैन्युफैक्चर्ड? स्टार्स। हाँ ठीक है। वेयर वॉज द हीलियम इन माई बैलून मैन्युफैक्चर्ड? यूनिवर्स Big Bang. मोस्टली बिग बैंग। हाँ हालांकि स्टार्स में भी हीलियम बन रहे हैं, वो भी आ सकते हैं, बट मोस्टली बिग बैंग 75% हाइड्रोजन पहले ही से था। 75% हाइड्रोजन हीलियम में कन्वर्ट हुई थी। नहीं, 25% कन्वर्ट हुई थी। 75% हाइड्रोजन, 25% हीलियम। ये 3 मिनट के बाद का ये कंपोजिशन था। उसके बाद से मार्जिनली थोड़ा हीलियम बढ़ रहा है,
मार्जिनली, लेकिन मोटा मोटा अभी भी उसको आप 75-25 कह सकते हो। तो ये कि जो हमारे यहाँ का भी बैलून है मोस्ट लाइकली स्टार से तो आया है, स्टार से तो आया है, लेकिन मोस्ट लाइकली ये शुरू वाला उसका ज्यादा है, उसका ज्यादा है। बिग बैंग से पहले तो कुछ था ही नहीं। बिग बैंग क्या 3 मिनट? 3 मिनट, हाँ करेक्ट करेक्ट। ओके चलो, ऑक्सीजन कब मैन्युफैक्चर हुआ पानी के लिए? कहाँ मैन्युफैक्चर हुआ? स्टार में मैन्युफैक्चर हुआ। वेयर वाज द ऑक्सीजन मैन्युफैक्चर? हाँ चलो, अब ये कहानियां जो हैं ये उसकी चल रही हैं, अब स्टार के अंदर की कहानियां चल रही हैं। हाँ 3 मिनट तक में ये हुआ और उसके बाद के सारे जो है वो स्टार्स के अंदर बन रहे हैं। ओके चलो नेक्स्ट। अब ये जो है ये अपना सूरज के अंदर जो रिएक्शंस हो रहा है, किस तरह से वो प्रोटॉन मिल करके और कैसे कैसे करते हुए अंत में हीलियम बन रहे हैं, वो ये रिएक्शन दिखा रहे हैं। ओवरऑल रिएक्शन ये बन रहा है, बीटा रेज निकल रहे हैं और न्यूट्रिनो एंटी न्यूट्रिनो निकल रहे हैं, गामा रेज निकल रहे हैं। ओके चलो, ये है हमारे बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन का स्टेबिलिटी कर्व। आयरन सबसे ज्यादा स्टेबल कहा जाता है क्योंकि इसका पर न्यूक्लियन बाइंडिंग एनर्जी बहुत ज्यादा है। तो इधर की चीजें जो है आपस में फ्यूज करके अगर बड़ी बनाती हैं, छोटी चीजें अगर बड़ी बनाती हैं, इधर वाली ये सब, तो एनर्जी रिलीज होती है और इसलिए वो एनर्जेटिकली पॉसिबल है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, बिना बाहर से हीट दिए हुए रिएक्शन हो सकता है। लेकिन ये दोनों मिलकर के ये बनाना चाहे तो वो नहीं होगा, वो इंडोथर्मिक हो गया। वो यहां पर बाइंडिंग एनर्जी इसकी ज्यादा है, इसकी कम है। ये मिलकर के ये अगर बनाएंगे तो आपको एनर्जी जब तक आप फोर्सफुली दोगे नहीं तब तक नहीं हो सकता। लेकिन इधर में आपको ये दोनों को मिला के ये बनाना है तो गुड, अपने से बन जाएगा। ऑफ कोर्स फेवरेबल कंडीशंस चाहिए, लेकिन बन सकता है। ओके हाँ, अब पहली बात तो ये है कि ये इतना बड़ा स्टार और इतनी बड़ी टेम्परेचर और इतना बड़ा प्रेशर चाहिए ही क्यों? मेरे पास हाइड्रोजन होता है यहाँ पे गिलास के अंदर में, बोतल के अंदर में हाइड्रोजन होता भरा हुआ। हम अपना उसी को मिला करके, जैसे केमिस्ट्री में ये डाल के वो कर दो तो ये सारे हाइड्रोजन मिला के हम हीलियम बना डालते। स्टार की क्या जरूरत है ना? लेकिन जरूरत इसलिए है कि ये जो हाइड्रोजन मेरी बोतल में होगा उसमें प्रोटॉन्स नहीं होंगे केवल, प्रोटॉन्स के सामने में इलेक्ट्रॉन भी होगा। हर प्रोटॉन के सामने एक एक इलेक्ट्रॉन होगा। तो अगर आपको हाइड्रोजन से हीलियम बनाना है तो 4 प्रोटॉन्स को मिलना पड़ेगा ना, फिर 2 प्रोटॉन्स को न्यूट्रॉन में कन्वर्ट करना पड़ेगा, लेकिन 4 को मिलना तो पड़ेगा किसी न किसी रूप में। मिलने के लिए पास आना पड़ेगा। ऑनलाइन मीटिंग से तो बनेगा नहीं, वो तो ऑफलाइन में ही आना पड़ेगा। जब ऑफलाइन में आएंगे तो ये जो इलेक्ट्रॉन है बाहर वाला नेगेटिवली चार्ज, वो प्रॉब्लम करेंगे। कहेगा वापस जाओ, तो पास नहीं आ पाते। इसलिए हीट चाहिए कि इलेक्ट्रॉन को भगाओ, पहले इलेक्ट्रॉन को भगाओ। तो इसलिए हीट चाहिए। हीट दे दिया साहब, इलेक्ट्रॉन निकल गए हैं वहीं पर, लेकिन हर प्रोटॉन के साथ में उसके पहरे पर नहीं है, उसके साथ में बंदूक लेकर के खड़े नहीं कि कोई आना जाए। उनको भगा दिया है, घूम रहे आसपास घूम रहे। लेकिन ये प्रोटॉन खुद मिलना नहीं चाहेंगे, वो भी पॉजिटिवली चार्ज है, दोनों के दोनों, तो वो भी मिलना नहीं चाहेंगे। वो मिलेंगे, उसको भी कहेंगे कहाँ रहे हो यार, दूर ही रहो। तो इसलिए हमें इन प्रोटॉन्स को किसी न किसी रूप से बिना इनकी इच्छा के विपरीत जाकर के इनको एक दूसरे की तरफ भेजना है, और इतना हाई स्पीड से भेजना है कि वो नाना करते करते भी हाँ हो जाए। है ना? वो नाना करते हैं, प्यार तुम्ही से हो गया। प्रोटॉन्स है नहीं कर रहे, लेकिन हमने इतना जबरदस्त दोनों को एक दूसरे की तरफ धक्का दे दिया, चला दिया कि वो अंत में पहुंच ही गए। और एक बार पहुंच गए तो ये जो न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी है उसमें 2 मिलकर के अगर एक बन जाए, एक प्रोटॉन का न्यूट्रॉन बन जाए, ड्यूटेरॉन बन जाए,
तो वो बहुत स्टेबल है। वो न्यूक्लियर फोर्सेस आ गई बीच में, वो अट्रैक्टिव है। अब कूलम फोर्स का दबदबा खत्म, उसका साम्राज्य खत्म, अब इसका साम्राज्य चालू। लेकिन इसका साम्राज्य बहुत छोटी सी दूरी के अंदर में है, वहां तक पहुंचाना है, फेम्टोमीटर तक पहुंचाना है। जब तक फेम्टोमीटर तक नहीं पहुंचाओगे तब तक कूलम डोमिनेट करेगा। उसमें पहुंच गए, स्वर्ग में पहुंच गए। अब कोई प्रॉब्लम नहीं है, अब कोई हिला नहीं सकता। अब हम एकदम मिल करके एक हो गए हैं। तो इस तरीके से अब उसको कौन ठेलेगा? इतने स्पीड से उसको ठेलेगा कौन? टेम्परेचर। टेम्परेचर जितना ज्यादा टेम्परेचर उतना हाई स्पीड अंदर के जो भी चीज है, पार्टिकल्स है, राइट। टेम्परेचर उसी पर डिपेंड करता है ना। अंदर में अगर आपके मॉलिक्यूल्स टूटे नहीं हैं तो पूरा मॉलिक्यूल कितनी जोर से इधर कैसे कैसे चल रहा है, रैंडम मोशन में इधर उधर चल रहा है। तो जितना ज्यादा टेम्परेचर उतना ज्यादा। अगर आपका इलेक्ट्रॉन निकल गया है, आयन बन गए, तो फिर आयन और इलेक्ट्रॉन वो चलेंगे, जितना ज्यादा स्पीड से चलेंगे। आयन के भी इलेक्ट्रॉन सारे निकल गए, न्यूक्लियस ही बच गया, तो वो चलेगा। जितना ज्यादा स्पीड उतना ज्यादा टेम्परेचर, या जितना ज्यादा टेम्परेचर उतना ज्यादा स्पीड। तो आप इतना टेम्परेचर कर दो, और रैंडम है, डायरेक्शंस रैंडम है ना। आप इतना ज्यादा टेम्परेचर कर दो कि स्पीड बहुत ज्यादा हो जाए रैंडम वाली, और चूंकि रैंडम है कोई ना कोई तो एक दूसरे की तरफ आएगा ही, वो तो रैंडम है ना, तो कोई ना कोई तो आएगा ही, और जो आएगा वो टकराएगा ही, और टकराएगा ही तो बाद वाला एलिमेंट बनेगा। इसलिए हमें स्टार चाहिए, क्योंकि वो टेम्परेचर सूरज में अभी 1.5 करोड़ डिग्री का टेम्परेचर है कोर में, जहां पर हाइड्रोजन का हीलियम बनता है। 1.5 करोड़ डिग्री का टेम्परेचर भी पूरा नहीं पड़ता है उनको लाने के लिए। तो उसमें भी जैसे क्लास में आपके कुछ बच्चे एक्सेप्शनली ब्राइट होते हैं कहे जाते हैं, और कुछ बच्चे जो होते हैं वो स्लो लर्नर्स कहे जाते हैं। तो हमारा टेम्परेचर के अनुसार ये तो पता है कि स्पीड इतनी होनी चाहिए, इतनी एवरेज स्पीड इतनी होनी चाहिए, लेकिन वो एवरेज स्पीड है। कुछ जो एक्सेप्शनली फास्ट वाले प्रोटॉन्स हैं वो ये काम कर ले जाते हैं, बाकी नहीं करते हैं। तभी पूरा हाइड्रोजन हीलियम में कन्वर्ट नहीं होता है, नहीं होता है। और बाद वाले तो आप चाहो कि हीलियम से हम आगे बढ़े, कार्बन नाइट्रोजन और वो सब ऑक्सीजन और सिलिकॉन और ये सब बनाए, तो उसमें तो बहुत ज्यादा टेम्परेचर लगेगा, क्योंकि उसके न्यूक्लियस अब ज्यादा चार्ज वाले हो गए ना। हाइड्रोजन में तो प्रोटॉन में एक ही प्रोटॉन है बेचारा अकेला, और हम सिलिकॉन में चले जाए 14 तो चार्ज 14 गुना बढ़ गया, तो 200 गुना रिपल्शन बढ़ गया है। तो उसके लिए और भयंकर टेम्परेचर की जरूरत है। हमारे सूरज में नहीं हो सकता वो काम, राइट। तो फिर ये आगे का जो थोड़ा बहुत बचा है 1% वाला, जो 1% के दायरे में है, तो ये तो वही फिर 3 मिनट के बाद वाला में बना होगा, स्टार में नहीं बना होगा ना फिर तो ये 3 मिनट के बाद ही तो स्टार बने हैं। नहीं, वो जैसे आपने कहा कि उसके लिए और ज्यादा टेम्परेचर चाहिए, जैसे हाँ। सन के कोर में 1.5 करोड़ डिग्री है। हाँ, वो काफी नहीं है। हाँ, वो काफी नहीं है। कोबाल्ट बनाना है तुमने, काफी सिचुएशन कहाँ से मिली होगी उसको? हाँ। जब स्टार से नहीं बना तो बाकी मैटर कैसे कर पाएगा? हाँ, बना तो सब स्टार से ही है लेकिन इस वाले स्टार से नहीं बना है, मेरे सूरज वाले स्टार से नहीं बना है। स्टूर से जो मैसिव बड़े, सूरज से भी बड़े, सूरज तो उनका टेम्परेचर और ज्यादा है। तो मतलब हमें जो हमारे अर्थ में अगर उसकी अवेलेबिलिटी है तो वो डेफिनेटली बाहर से ही है, बाहर से है, और बड़े स्टार से, सूरज वाले तरह के स्टार से नहीं है। मतलब यहाँ पे भी वो एक्सपोर्ट। हाँ, अभी आगे चलते हैं। ये कह रहे हैं टेम्परेचर, ऐसा कहते हैं कि काइनेटिक एनर्जी टेम्परेचर से गवर्न होती है। टेम्परेचर काइनेटिक एनर्जी, टेम्परेचर ऐसा क्या करता है कि वो काइनेटिक एनर्जी ही प्रोड्यूस करता है? नहीं, टेम्परेचर काइनेटिक एनर्जी प्रोड्यूस नहीं करता है। एनर्जी जो आप एनर्जी देते हो, जो हीट एनर्जी देते हो, वो काइनेटिक एनर्जी प्रोड्यूस करता है, और उस काइनेटिक एनर्जी का मेजरमेंट आप थर्मामीटर से करते हैं, वो टेम्परेचर है। हीट एनर्जी से काइनेटिक एनर्जी ही क्यों बनती है मॉलिक्यूल? क्या बनेगी, और क्या बनेगी, और कुछ क्या बनेगी? आपने उसको एनर्जी दिया, उसने लिया एनर्जी, अब वो एक एटम है बेचारा, तो मूव क्यों करने लगता है? ठीक है, एनर्जेटिक हो गया, एनर्जी लेके, एनर्जी तो किसी फॉर्म में नहीं होगी ना। वो कह रहे हैं ये सिर्फ काइनेटिक एनर्जी का ही फॉर्म क्यों आता है? शुरुआत में तो वही होगा। दूसरा फॉर्म बताइए कोई। फॉर
पोटेंशियल एनर्जी, हाँ। अब एटम में क्या पोटेंशियल, एक एटम है उसमें क्या पोटेंशियल एनर्जी कर लेगा, इसका ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रॉन को यहां से उठा के ऊपर वाले लेवल पे ले जाएगा, पूरा पूरा निकाल देगा। फिर मैग्नेटिक एनर्जी आती है, वो चीज बड़े मैग्नेटिक एनर्जी आएगी, अब चलेगा तब तो आएगी, चार्ज पार्टिकल चलेगा तब तो मैग्नेटिक एनर्जी आएगी। चार्ज पार्टिकल तो एटम में ही चलना है, इलेक्ट्रॉन को तो एटम में इलेक्ट्रॉन निकाल दिया हमने, इतने हाई टेम्परेचर पे कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, न्यूक्लियस सारा का सारा न्यूक्लियस अकेला है। ब्लास्ट ही हो जाए सीधे। ब्लास्ट हो जाए, उसकी इतनी ज्यादा बाइंडिंग एनर्जी है उतना तो, अरे उसको 5 तो ला नहीं पा रहे हो, 5 तो ला नहीं पा रहे हो, अब हीट दे करके ब्लास्ट करा दोगे, ब्लास्ट में भी तो चलेगा। ब्लास्ट में भी चलेगा आफ्टर ऑल। और सुनो सुनो सुनो, अब ये बहुत अच्छी अच्छी कहानियां आने वाली हैं। हाँ चलो चलो आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। ओके, तो हमने ये जो स्टार है ना, उसकी तुलना प्रेशर कुकर से की है इस स्लाइड में। प्रेशर कुकर में जैसे हम चावल दाल ये सब डाल देते हैं, फिर हाई टेम्परेचर होता है वहां पे, हाई प्रेशर होता है वहां पे, और हमारी खिचड़ी बन करके निकलती है। तो स्टार में भी हमारे जो छोटे वाले एलिमेंट्स हैं वो घुसते हैं और फिर कुछ नया एलिमेंट बन करके निकलता है। तो इसलिए मैंने कहा कि इट्स अ नाइस प्रेशर कुकर विदाउट सॉलिड वॉल्स। सब कुछ गैस है, सब कुछ गैस में हो रहा है, कोई कंटेनर नहीं है, कोई वॉल नहीं है, बट हो वही रहा है। हाँ चलो चलो आगे बढ़ो, ये सबको पता है। हाँ ये यहाँ से भी आगे बढ़ जाओ। हाँ अब ये एक इंफॉर्मेशन है आपके लिए। ms जो है इट इज मास ऑफ द सन, और जो हमारा सन है और जो ऐसे और भी बहुत सारे स्टार्स हैं सन के जैसे आसपास के द्रव्यमान वाले, उनकी जो लाइफ होती है, टोटल लाइफ मतलब जब से उन्होंने हाइड्रोजन का हीलियम बनाना शुरू किया, उसको हम कहते हैं बर्थ ऑफ द स्टार। उसके पहले वो गर्भ में है, अभी भी है, उसके पहले भी है, लेकिन वो गर्भ में है। पहली सांस जब ली तो हम कहते हैं इसका जीवन शुरू हुआ, दिस द बर्थ डेट, दिस द बर्थ डेट। उसके पहले जो 9 महीने पेट में है उसको हम लोग, वो अभी तैयारी चल रही है। तो स्टार में भी पहले से है, तैयारी हो रही है, स्टार बन रहा है, 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 और एक दिन हाइड्रोजन का हीलियम बना, दैट इज द बर्थ डेट। ठीक है, और जब उसका ये सब बंद हो गया, जितना बनना था बन गया, उतने टेम्परेचर पर और कुछ नहीं हो सकता, तो उसका फिर बंद हो जाता है। वो जो ग्रोथ है, सेल्स मल्टीप्लाई करते हैं ना बॉडी में, तभी तो ग्रोथ होती है, और वो सारे सेल्स जब काम करना बंद कर देते तो उनका मर गया। तो हमारे स्टार में भी जब इतना हो जाता है कि अब और न्यूक्लियर फ्यूजन नहीं हो सकता है, उतने टेम्परेचर पर नहीं हो सकता है, तो वो स्टार को हम कहते हैं कि अब ये डेड हो गया। तो ये स्टार का लाइफ हुआ, कितना लंबा लाइफ है। तो अगर आपका एक सन के मास जैसा स्टार है तो उसकी लाइफ करीब करीब 10⁻10 ईयर्स की है, राइट। अगर आप बिलियन ईयर में सोचिए तो ये कितना हो गया, 10⁹ इज 1 बिलियन, 10 बिलियन। मेरा सूरज 4.5 बिलियन ईयर्स जी चुका है, और लगभग उतना ही और है। तो इस तरह के सूरज की जो जिंदगी है वो लगभग, जैसे मनुष्य की जिंदगी लगभग 100 साल की है। अब कोई थोड़ा जम, कोई थोड़ा कम होता रहता है, पर 100 साल के। इनकी जो लाइफ कहेंगे हम, वो 10 बिलियन 10 अरब साल की है। मेरा सूरज आधी जिंदगी जी चुका है, ये वाला, और इसके जैसे जितने और हैं वो सब जब भी बने होंगे वहां से, अपने अपने बर्थ डेट से, वो आधी जिंदगी जी के अभी बने हैं। 4.5 ईयर्स अगर उन्होंने 4.5 बिलियन ईयर्स अगर जिया है तो आधी जिंदगी जी है, आधी अभी बाकी है। लेकिन अगर कोई ऐसा सन, ऐसा तारा है, ऐसा स्टार है जो सूरज के मास से 100 टाइम्स ज्यादा बड़ा है, बहुत ज्यादा टेम्परेचर है उसके अंदर में, बहुत ज्यादा प्रेशर है उसके अंदर में, वो बहुत कुछ बनाने वाला है, आगे वाले एलिमेंट्स, लेकिन उसकी पूरी जिंदगी सिर्फ 1 मिलियन ईयर्स की है, 1 मिलियन ईयर्स की है। सर
स्टे स्लिम, लिव लॉन्गर। स्टे स्लिम, लिव लॉन्गर। हमारा सूरज 10 बिलियन साल जिएगा, और ये जो मोटे ताजे वाले स्टार्स हैं 1 मिलियन में खत्म हो जाने वाले। चिंता होने लगी। लेकिन 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 देयर इज अ बट। हमारा सूरज हाइड्रोजन से हीलियम बनाएगा, हीलियम से कार्बन भी बना लेगा, उसका शांत। लेकिन ये जो भारी वाले स्टार हैं वो बनाएंगे जर्कोनियम, वो बनाएंगे सोना। गोल्ड कौन बनाता है? मेरा स्टार नहीं बनाता है, मोटा वाला स्टार बनाता है। चांदी कौन बनाता है? मेरा सूरज नहीं बनाएगा, मोटा वाला बनाएगा। प्लैटिनम कौन बनाता है? मेरा स्टार नहीं बनाएगा, मोटा वाला बनाएगा। यूरेनियम कौन बनाएगा? अब लालच दे दिया। अब लालच दे दिया। अब आया मोटा भाई बनाता है। Important is not how long is the life, but what output you give to the life. लंबी नहीं बड़ी होनी चाहिए। मोटा भाई के लिए बाबू मशाए, जिंदगी लंबी नहीं बड़ी होनी चाहिए। ओके, दिस एक्सप्लेन्स कि अर्थ के पास जो एलिमेंट्स थे वो सन से भी पुराने हैं। हाँ बिल्कुल 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 बिल्कुल। लेकिन अर्थ तो सबसे पुरानी नहीं है ना। नहीं, अर्थ सबसे पुरानी नहीं है, वो साथ साथ बने, ऑलमोस्ट साथ साथ बने हैं। ओके, तो हीलियम बनता है, फिर हीलियम और हीलियम मिल करके ये क्या बनना चाहिए? हीलियम और हीलियम मिलाकर वो कुछ कई सारे बाकी के भी चीजें हैं। हर किसी को खाली इक्वेशन देख के नहीं कह सकते हो कि ये रिएक्शन हो जाएगा। हाँ, एक रिएक्शन होता है, मान लो, जरूरी नहीं उसका रिवर्स रिएक्शन भी हो। एक बैलेंस इक्वेशन मैंने लिख दिया, उसका मतलब ये थोड़ी है कि उन दोनों को मिलाने से ये बनता ही होगा। हम तो कुछ भी मिला के कुछ भी लिख सकते हैं, खाली एलिमेंट्स नए नए लाने हैं मुझे और नंबर्स मैच करा देने हैं, तो हम करा सकते हैं। लेकिन जरूरी नहीं आप केमिस्ट्री करने जाओ तो वो और वो मिलाने से ये मिल जाए। तो इक्वेशन आपको दिख सकता है कि उसमें हम एक प्रोटॉन घुसा दें, एक हीलियम में एक प्रोटॉन घुसा दें तो 3 वाला बन जाए, लिथियम बन जाए, लेकिन वो बनता नहीं है। हीलियम से हीलियम जुड़ करके बनना उसकी अपेक्षा ज्यादा आसान होता, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये जो 8 बेरिलियम नाम का एलिमेंट है वो हाईली अनस्टेबल है, हाईली अनस्टेबल। नेक्स्ट दिखाओ। हाँ, यहीं लिखा है। हाफ लाइफ इसका हाफ लाइफ इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ 10 to the power -17 seconds। -15 इज फेम्टो, 10 power -15 इज फेम्टो। ये 10 power -17 सेकेंड्स का ये बनते ही टूट जाता है। किसमें टूटेगा? 8 बेरिलियम टूटेगा तो क्या बनाएगा? 2 हीलियम वापस। कोई फायदा नहीं है। ख्याल आता होगा सिर्फ बनने का। अनफॉर्चुनेटली इसका लाइफ इतना कम है कि ये 8 बेरिलियम आपको दिखाई नहीं पड़ेगा, बना हुआ पता नहीं चलेगा। फॉर्चुनेटली इतने से भी पहले एक और रिएक्शन पॉसिबल है जो 10 power -17 सेकेंड से भी पहले हो जाता है, और वो क्या है? नेक्स्ट, कहीं लिखा नहीं क्या मैंने? अच्छा, ये जो है ये 8 बेरिलियम है। इस 8 बेरिलियम पर आप और एक अल्फा पार्टिकल डालिए और उससे आपका बन जाता है ये कार्बन। 8 बेरिलियम पे एक और हीलियम वाला डाल दीजिए, 2 8 4 है ना, 8 बेरिलियम है। तो अगर आपने इस तरीके से अल्फा पार्टिकल ला करके उसके अंदर में और डाल दिए तो उससे बेरिलियम से कार्बन बनना पॉसिबल है, और वो उसका जो बनने का प्रोसेस है वो भी बड़ा फास्ट है। तो कभी कभी इसको बीट कर देता है। इसके पहले कि वो वापस हीलियम में टूटे, एक और हीलियम अगर उसको मिल गया और उसने उसके ऊपर बम्बार्ड कर दिया तो उस 8 बेरिलियम से कार्बन बन जाता है।
तो 3 हीलियम मिला करके कार्बन बना दें। नेक्स्ट आइए। ये अच्छा, ये तो बात की चीज है, ये तो बात की। ये कार्बन बन गया तो जो हमारा रास्ता ब्लॉक हो गया था, अंधी गली बंद हो गई, आगे रास्ता नहीं है। उसमें छोटा सा साइड गेट है, एक साइड गेट है। अमूमन तो बंद है, क्योंकि वो जो गया बनने के लिए टकरा के वापस लौट गया, नहीं दरवाजा बंद है, वापस जाओ, फिर से हीलियम बन जाओ। लेकिन एक छोटा झरोखा है, उसमें से घुस करके आप बाहर जा सकते हो, तो रास्ता आगे बढ़ सकता है। कार्बन, वहां पे कार्बन बनता है। ओके, हमारे सूरज में यहां तक की प्रक्रिया होने वाली है, कार्बन बनने वाला है। उस कार्बन पे फिर से और हीलियम आए और ऑक्सीजन बने, यह संभव है अगर उतना टेम्परेचर हो तो। मेरे सन में नहीं है, ऑक्सीजन मेरे सन में नहीं बनेगा, कभी भी नहीं बनेगा। मेरे सन जैसे और जो दूसरे स्टार्स हैं उनमें भी ऑक्सीजन नहीं बनेगा। वो कार्बन तक जाते जाते उनकी कहानी भी खत्म होने वाली है। तो दैट इज हाउ द ऑक्सीजन इज मेड इन ए हॉट स्टार, हॉटर देन द सन, राइट। मोटे मोटे जो स्टार होंगे वो बनाएंगे ये सब, ऑक्सीजन बनाएंगे, फिर उसके आगे बनाएंगे। कहां तक बनाएंगे? आयरन तक। 118 वाला नहीं बनाएंगे। आयरन पे आपका बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन मैक्सिमम है, उसके बाद जोड़ोगे तो नीचे आ जाओगे, वो नहीं चलेगा। तो कितना भी मोटा स्टार होगा, आयरन से आगे नहीं बना सकता। लेकिन मोटा स्टार जब अपनी जिंदगी खत्म करता है तो बैंड बाजे के साथ खत्म करता है। उसका जब चलती है ना, अंतिम यात्रा चलती है, तो बहुत बैंड बाजे बजते हैं, किसी किसी के बजते हैं। लंबी उम्र नहीं होती है, बड़ी उम्र होती है। बड़ी मोटे की उम्र तो बड़ी छोटी थी, बड़े काम करने वाले में बजता है। इतने बैंड बाजे बजते हैं कि वो इमीडिएट ब्लास्ट होता है, और ब्लास्ट में एक्स्ट्रा एनर्जी बनती है, और इतनी एक्स्ट्रा एनर्जी बनती है कि वो जो एनर्जेटिकली नॉन फेवरेबल वाले एलिमेंट्स हैं, जिनको बनने के लिए और एक्स्ट्रा एनर्जी चाहिए, वो एनर्जी इसको मिल जाती है और वो बनते हैं। और इस तरह से अपने जीवन के अंतिम क्षणों में भी महान कार्य करते हुए, आयरन जिसके आगे फ्यूजन पॉसिबल ही नहीं था उस कर्व के अनुसार, उसको भी अंजाम दे जाते हैं जाते जाते। लौह पुरुष से आगे स्वर्ण पुरुष बन जाते हैं, चंद्र पुरुष, यूरेनियम पुरुष, रजत पुत्र, स्वर्ण, सब कुछ बन जाते हैं वो। इसीलिए वो बड़े काम करने वाले हैं, उनकी जिंदगी बहुत बड़ी है, लंबी भले ना हो। ऐसे करके वो एलिमेंट्स, बाद वाले एलिमेंट्स पीरियोडिक टेबल के भी बनते हैं। तो यहां पे हम इस कहानी को रोकेंगे, राइट। ऑक्सीजन कहां से बना, मेरा उद्देश्य ये था, क्योंकि पानी के लिए ऑक्सीजन चाहिए, वो पानी वहां तक आ गया, तो उसकी आगे का कहानी नहीं करेंगे। अब बंद कर दीजिए आप। सर अभी पानी तो बनेगी सर। हाँ, अभी बनेगा, अभी बनेगा। उस फैक्ट्री में हाँ अभी आएगा। हाँ। अब चीजें फैल गई हैं, अब चीजें प्रेशर के अंदर में नहीं है, अब हाई टेम्परेचर के अंदर में नहीं है, अब नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर में आ गए हैं, क्योंकि हर चीज फैल गई है। नॉर्मल टेम्परेचर, नॉर्मल मतलब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ज्यादा नहीं है, अभी भी ज्यादा हो सकता है, कम। अब ऐसा हो सकता है कि उस स्पेस के अंदर में जहां ऑक्सीजन भी है, जहां हाइड्रोजन भी है, अब केमिकल रिएक्शंस हो सकते हैं, इलेक्ट्रॉन्स भूमिका में आ सकते हैं। तारों के अंदर इलेक्ट्रॉन्स की भूमिका बहुत इनडायरेक्ट है, राइट। प्लाज्मा बनता है, प्लाज्मा की अपनी डायनामिक्स है, स्टेबिलिटी के लिए इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, वो थोड़ा अलग है। लेकिन इस फ्यूजन में डायरेक्टली इलेक्ट्रॉन्स का कोई रोल नहीं है, ओके, क्योंकि वो सब न्यूक्लियस से बहुत बाहर है, हाई टेम्परेचर है, करोड़ों डिग्री का टेम्परेचर है। लेकिन एक बार जब ये पसर गया सारा मामला, टेम्परेचर अपने नॉर्मल उसमें आ गया, तो इलेक्ट्रॉन्स जा करके चिपक गए, अब वो एटम्स बन गए, आयंस बन गए, और वो एटम्स आयंस जो हैं इस नॉर्मल टेम्परेचर के ऊपर आपस में मिलकर के कई तरह के कंपाउंड बना सकते हैं। कंपाउंड जब हम बनाते हैं तो हमारी लेबोरेटरी में जो
जो कंडीशंस है उसी में वो बनेगा। तो वो हाई टेम्परेचर वाले कंडीशन से हट करके वो करीब लेबोरेटरी वाले कंडीशंस में आ गया, तो फिर ये कंपाउंड्स बनना शुरू होते हैं, बिखरे रहते हैं, स्पेस में बिखरे रहते हैं, उसी में कंपाउंड बन रहे हैं, हो रहे हैं, चीजें हो रही हैं। फिर कभी कुछ मिलियन बिलियन ईयर्स के बाद कहीं वो भी एक दूसरे के पास आकर के इकट्ठा होकर स्टार बनना शुरू किए। और जब स्टार बनते हैं तो कभी कभी साथ में प्लैनेट्स भी बन जाते हैं। तो ये जो कंपाउंड्स बने हुए हैं और एलिमेंट्स बने हुए हैं हेवी वाले, कैल्शियम बना है, पोटेशियम बना है, सिलिकॉन बना है, जर्मेनियम बना है, चांदी सोने बने हैं, लैंथनम बने हैं, ये जो बने थे वो सभी उसी के अंदर में है। हालांकि बहुत कम मात्रा में अगर वहां के हाइड्रोजन हीलियम की तुलना में देखोगे तो उसका जब स्टार बनेगा और स्टार के प्लैनेट्स बनेंगे तो उनमें ये एलिमेंट्स पहुंचे हुए रहेंगे। हमारे सूरज में भी बहुत सारे एलिमेंट्स हाइड्रोजन और हीलियम के अलावा, मात्रा में बहुत कम लेकिन नंबर्स में काफी सारे, ये तो दो ही हुए हाइड्रोजन हीलियम, नंबर में कई सारे एलिमेंट्स पहले के जो पूर्वज थे, जो हमारे लिए छोड़ के गए थे बना करके, अपना बलिदान करके, वो इसके अंदर हैं, सूरज के अंदर है। तो जब वहां से रोशनी आती है, उसका जब स्पेक्ट्रम लेते हैं तो हमें पता चलता है कि अच्छा ये वाला एलिमेंट है जिसकी रोशनी आई, या ये वाला एलिमेंट है जिसने रोशनी रोकी। हाँ, तो वो वहां से आए हुए हैं पुराने वाले। तो उसी के साथ चूंकि प्लैनेट्स भी बनते हैं तो वो एलिमेंट्स प्लैनेट्स में भी आ सकते हैं। तो एक तो तरीका ये है कि कंपाउंड्स किस तरह से प्लैनेट्स तक पहुंचते हैं। लेकिन हमारी धरती पर जो रिसर्च हो रहे हैं, ये सवाल अभी भी थोड़ा हॉट क्वेश्चन है कि पानी आया कहाँ से, धरती पे कहाँ से आया। आपका जो सवाल था कि बना तो वहां ठीक है, बाहर बना, लेकिन धरती पे कैसे आया। जो अभी इंडिकेशंस मिल रहे हैं, जो साइंटिस्ट जहां कन्वर्ज करने की कोशिश कर रहे हैं, कर रहे हैं, उसमें आ रहा है कि कहीं न कहीं ये जो प्लैनेट्स बने थे हमारे सूरज के साथ में, उनमें प्लैनेट्स में तो पानी नहीं गया, जिस भी कारण से नहीं गया, इवापोरेट हो गया, टेम्परेचर हाई था, जो भी कुछ था। लेकिन जो एस्टेरॉयड हैं छोटे छोटे, जो चक्कर लगा रहे हैं लेकिन एक साथ ही मिलके बड़ा प्लैनेट नहीं बना पाए, है ना, बीच में एस्टेरॉयड बेल्ट, उसमें जो छोटे मोटे ये सब हैं, उसमें से कुछ कुछ खास एस्टेरॉयड में पानी है, पानी कैद हुआ। और शुरुआत में जब धरती बनी थी, वायुमंडल नहीं था, ये था वो था, उस समय में काफी सारे मीटेराइट्स फॉल करते थे, और उनमें से जो वो वाली वैरायटी के मीटेराइट्स है जिनको कार्बोनेशियस मीटेराइट कहते हैं, वो वाले जब धरती पे आए तो अपने साथ में पानी को ले गए, और एसेंशियली वो पानी है जो हमारे समुद्र में गया, हमारी धरती के ऊपर आया, और बाद में फिर सब कुछ ग्लेशियर्स और ये और वो सब फिर यहाँ की एटमॉस्फेरिक प्रक्रियाएं हैं जिनसे कि वो पानी का चक्र जो है वो चक्र अपना चल रहा है, वाटर साइकिल चल रही है। कभी पानी की कमी होती है, कभी हम कहते हैं कि अरे जल बचाओ, नहीं तो कल नहीं मिलेगा, आज ही में रह जाओगे। तो वो सब आगे की कहानियां, यहाँ की कहानियां हैं। लेकिन है जितना आया था, एग्जैक्टली वही पानी है जो पानी 4 बिलियन साल पहले या 3.5 बिलियन पहले आया होगा, मेरे पास सिर्फ और सिर्फ उतना ही पानी है। कहीं भी कोई भी पानी नहीं बना रहा है। हमारे पास हाइड्रोजन नहीं है, हमारे एटमॉस्फेयर में हाइड्रोजन नहीं है, ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, नाइट्रोजन है। हमारे यहाँ हाइड्रोजन नहीं है, आप नहीं बना सकते पानी। सोचो कि हम हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को ले करके उसमें बिजली पास करके और वो करके और इलेक्ट्रिक स्पार्क जनरेट करके पानी बना देंगे, तो बच्चों को दिखाने के लिए तो बना दोगे, लेकिन नदी बहाने के लिए नहीं बना सकते। हाइड्रोजन ही नहीं है, कहां से लाओगे? इसी पानी को तोड़ के हाइड्रोजन लाओगे। पहले लैब में भी काम करने के लिए हाइड्रोजन जो लाओगे, ये पानी को तोड़ के ही लाओगे और फिर दिखाओगे कि देखो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर पानी बनता है। तो मेरे पास बिल्कुल पानी की कोई फैक्ट्री नहीं है, कोई मैन्युफैक्चरर नहीं है। जो हो गया सो हो गया, उसी को हम लेकर के चल रहे हैं।
और इसीलिए ये जो पानी है जिसका 97% जो है वो ओशंस के अंदर में है, और ओशंस में जो पानी जाता है वो सारी ज़मीन से हो करके जो नदियाँ बहती हैं और सारे सॉल्ट्स को ले करके जाके ओशियन में मिलती हैं, उसके कारण से वो ड्रिंकेबल नहीं है, एग्रीकल्चर के लिए उपयुक्त नहीं है। 3% वाटर है जो कि इवापोरेट होके बादल में गया तो सॉल्ट वॉल्ट सब इधर ही रह गए, वो फ्रेश वाटर कहलाता है। और 3% वापस धरती के ऊपर आता है, बारिश ये वो हो करके, लेकिन उसका एक बड़ा हिस्सा ग्लेशियर्स, Glaciers में लेस देन 1% बर्फ की मोटी मोटी चट्टानों के रूप में बड़ा हिस्सा वहां कैद हो गया है। वो फ्रेश वाटर, उसको पिघलाना नहीं है, उसको पिघला के पानी नहीं ले लेंगे कि अच्छा चलो वहां से ले लेते, उसको पिघलाना शुरू करे तो फिर समुद्र का तल बढ़ेगा तो पूरा डूब जाएगा, बॉम्बे केरल वेरल सब डूब जाएगा, तो उसको वहां रहना भी जरूरी है। हमारे पास एग्रीकल्चर के लिए, अपने यूज के लिए, ह्यूमन यूज के लिए सिर्फ 0.3% पानी है, केवल 0.3% पानी है। पानी को वेस्ट नहीं करना, उतना ही पानी है, बना नहीं सकता कोई। जिस चीज को आप बना नहीं सकते उसको तो किफायती यूज करोगे ना, किफायती। और पानी का यूज केवल एग्रीकल्चर में और पीने में और नहाने में नहीं होता है, हर तरह की जो मशीन चलती है, हर तरीके के प्रोडक्शन फैक्ट्रीज में होते हैं, बहुत पानी लगता है। पेपर मिल, भौती में पेपर मिल देखो जा करके, कितना पानी लगता है कागज बनाने के लिए, 2 ग्लास एक पेपर बनाने में ऐसा कुछ काफी पानी बहुत लगता है। एग्रीकल्चर करने में बहुत पानी लगता है। और अगर आपने पानी खर्च किया है, अगर आप 100 रुपए खर्च करके कुछ सामान लेकर के आए हो, सामान को अगर यूज नहीं किया, हमने मिसयूज किया, रख दिया, कुछ नहीं किया, तो 100 रुपए बर्बाद हुए ना मेरे। 100 रुपए खर्च करके आपने कुछ लाया, उसका इस्तेमाल किया तो अच्छी बात है। 100 रुपए खर्च करके आपने एक बढ़िया किताब खरीद करके लाई, न्यूक्लियर फिजिक्स की स्टार्स कैसे बनते हैं उसके ऊपर, उसको पढ़ा आपने, तो बहुत अच्छी बात है, 100 रुपए का यूज हुआ है। लेकिन आप लाके रख दिया, फिर एक बार भी खोला ही नहीं, तो 100 रुपए बर्बाद हुए ना। तो अगर मैंने रोटी बनाई, आप सोचो, मैंने रोटी बनाई मतलब मैंने पानी खर्च किया ना, गेहूं उगाने में पानी खर्च किया। फिर गेहूं से क्या चला, चक्की चली। कैसे चली चक्की? बिजली से चली। बिजली कैसे बनी? पानी से। कोयला जला, कार्बन डाइऑक्साइड बनाया मैंने, राइट, वो किया। इतना पानी हम खर्च कर रहे हैं और रोटी को फेंक देते। हमने 4 रोटी बनाई, 3 खाई, चौथी को फेंक दिया, कूड़े में फेंक दिया। तो मैंने कितना पानी बर्बाद कर दिया और कितनी कार्बन डाइऑक्साइड हवा में फालतू की भेजी। हमें भूख लगी है, मेरे स्वास्थ्य के लिए रोटी खाना जरूरी है, उसके लिए मैं पानी खर्च करूं, उसके लिए मैं कार्बन डाइऑक्साइड बनाऊं, ग्लोबल वार्मिंग में थोड़ी और मैं हेल्प करूं, ग्लोब को वार्म कराने के अंदर में। खाना है मुझको, हमें करना जरूरी है। लेकिन जिस रोटी को मैंने फेंक दिया, वो कितना बड़ा अपराध किया मैंने। वो एक रोटी बर्बाद नहीं हुई है, उसके पीछे का पूरी बिजली बर्बाद हुई है, उसके पीछे का पूरा पानी बर्बाद हुआ है, पूरी ऊर्जा बर्बाद हुई है। तो पानी जो है वो केवल स्कार्सिटी है और ये है वो है, इतना ही नहीं है। हाँ, पानी बहुत बहुमूल्य है। हमारे पूरे शरीर के जो ब्लड की सप्लाई होती है, ब्लड क्या है? पानी है। ब्लड रंगीन पानी है। हम इस गिलास के अंदर में ये लोग अक्सर कुछ ड्रॉप डाल देते हैं नीली पीली, ताकि पानी विजिबल हो जाए। जब एक्सपेरिमेंट करें तो दिखे कि यहां तक पानी गया, वहां तक पानी गया। तो हमारा पूरा जो ब्लड सिस्टम है वो पानी ही तो है। उसके अंदर में वो आरबीसी मिल करके उसको लाल पीला बना देते हैं, तो हमें खून दिखता है पानी में, और खून में फर्क हो जाता है। खून नहीं, वो पानी है, मातृभूमि के काम ना आए वो। कहते हैं ना क्या जवानी है। पानी तो इतना हमारे जिंदगी के लिए, हमारे सोसाइटी के लिए, हमारे भविष्य के लिए जरूरी है। और कोई मैन्युफैक्चर नहीं करता है उसको, कोई मैन्युफैक्चर नहीं करता है उसको।
और असीमित भी नहीं है, ऐसा असीमित भी नहीं है। तो सेंसिटिव घट रहा है। पॉपुलेशन हाँ जनरेट हुई होगी, हाँ सारी चीज की जनरेशन। हाँ हाँ, एल्गे से शुरू हुए ना, साइनोबैक्टीरिया और एल्गे से शुरू हुए, वो अभी भी दिखते हैं अपने को। साइनोबैक्टीरिया तो शायद नहीं दिखते, लेकिन वो एल्गे तो दिखते ही रहते हैं पत्थर वत्थर पर जमे हुए। तो हाँ, पानी खत्म हो ही जाए। हाँ हाँ पानी कंज्यूम हुआ हाँ। लेकिन सर नहीं कर रहे सर तो चलो। मतलब सर एक तो बात बताइए, एक मतलब वो जो शुरू में मेरा जो सोचना था कि मतलब वो था कि तो क्या पानी मतलब जैसे नहीं कहते कि भगवान ने ये सब सृष्टि बनाई है, ये सब ऐसा किया है, तो पानी क्या बाय डिफॉल्ट या बाय फॉल्ट पानी बना? जैसे हम लोग कहते हैं जल ही जीवन है, हमारे लिए पानी ही सब कुछ है, कोई भी जीव जंतु इंसान या जो भी है, ये बाय डिफॉल्ट है आपके हिसाब से या बाय फॉल्ट है? भाई डिफॉल्ट क्या था, फॉल्ट क्या था, पता नहीं। नेचुरल है, हाँ नेचुरल मतलब ये नेचुरल सिस्टम। नेचुरल सिस्टम से बना है, आपने नहीं बनाया है, किसी ने नहीं बनाया है। जो अपने प्रकृति के अंदर में हुआ, स्टार बने, ऑक्सीजन बना, हाइड्रोजन बना, फिर उसकी केमिस्ट्री के रूल्स हैं, उन केमिस्ट्री के रूल्स के अनुसार आकाश में ही कहीं पर उनका कॉम्बिनेशन हुआ, वहाँ से पानी बना। बन सकता है कहीं और दूसरे गैलेक्सी के अंदर में कुछ और ऐसा ही वहाँ हो रहा होगा, वहाँ बन रहा होगा, हम तक तो पहुँचने वाला है नहीं। 1000-2000 साल में हम तक तो पहुँचने वाला है नहीं, लेकिन 2000 साल के अंदर में हमारी पानी की क्राइसिस जरूर बढ़ने वाली है। ओके, तो ये जो प्राकृतिक घटनाएं हैं, संयोग हैं, घटनाएं हैं, उसको आप फॉल्ट कह लो, डिफॉल्ट कह लो, उससे बन करके आया। प्लान्ड नहीं है, प्लान नहीं है, प्लान्ड बिल्कुल नहीं। चीजें बनती गई। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल एक बिल्कुल दूसरे के ऊपर डिपेंड। बिल्कुल। जैसे कहा जाता है बादलों में पानी है, हाँ, लेकिन ये भी कहा जाता है बादलों में अर्थ से ज्यादा पानी, ये सही है या गलत है? नहीं नहीं, इतना कैसे बादलों में पानी, इतना तो नहीं छोटा होगा। सा बादल फटा था ना जब ना वहाँ ना, पर, हाँ, तो बस 7 दिन तक त्राई त्राई मची थी। लोग बस ना 7 ही दिन ना। अरे मेरी धरती 6400 किलोमीटर त्रिज्या की है, लाखों साल बारिश पाई आर स्क्वायर उसका एरिया, सरफेस एरिया है। सुनो, पाई आर स्क्वायर उसका सरफेस एरिया है, और उसका कितना प्रतिशत ओशंस है, 75%। ओशंस है। तो उतने पानी के अंदर में वो 7 दिन पानी बह गया किसी एक शहर के अंदर में, उसकी तुलना मत करो कि वो बादलों में इससे ज्यादा पानी है। मतलब आसमान में पानी ज्यादा नहीं है। नहीं, पानी मतलब एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल लाइफ से हो सकता है, सर वही चीज है ना। एक प्रश्न आती और है कि अब हाइड्रोजन बसेस चल रही हैं, ठीक है, और ये पानी से ही हाइड्रोजन बना है। हाँ, तो क्या हम ये मान के चलें कि अब हमारे एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन बढ़ने वाला है? ऑक्सीजन बढ़ने वाला क्यों है? पानी से अगर हाइड्रोजन निकाल के बस चलाएंगे तो ऑक्सीजन कहाँ जाएगी? देखो फिर से वो, बड़ा छोटा होगा। फिर से हाँ, वही क्वांटम की बात है। बढ़ेगा, बढ़ेगा। अब हाँ ना में कहोगे तो हाँ, हाँ ना में कहोगे तो हाँ। इसके against कार्बन जब हम कि ये पोटेशियम क्लोरेट को मैग्नीज डाइऑक्साइड के अंदर में गर्म करते हैं तो ऑक्सीजन बनती है। बढ़ गया ना एटमॉस्फेयर में, वो कहाँ जाती है ऑक्सीजन? बढ़ गया ऑक्सीजन, बढ़ेगा ना। वह बिल्कुल बढ़ेगा। जैसे मेरी लेबोरेटरीज में बढ़ा रहे हैं हम ऑक्सीजन, क्या उसको पोटेशियम क्लोरेट को गर्म करके, वो वैसे ही है, वो इनसिग्निफिकेंट है, वो इतना सा है। लेकिन वो हाइड्रोजन से चलाने की बस की बड़ी समस्या है। ये कॉन्सेप्ट बहुत पुराना है। बीएचयू में जाने कितने 15 साल पहले हम गए होंगे, 20 साल पहले हम गए होंगे, उस समय हमें वो मोटरसाइकिल दिखाई गई थी जो हाइड्रोजन से चलती है। वाई के वजह साहब भी जयपुर में हाँ अपनी कार में लगाए हुए पेड़, हाँ लेकिन कुछ प्रॉब्लम हाँ। लेकिन जब मैंने पूछा कि हाइड्रोजन कहाँ से लाते हो भाई, तो कहते हैं हम खरीद के लाते हैं हाइड्रोजन का सिलेंडर, और उसे भर भर के इसमें लेके जाते हैं। मतलब वाटर से नहीं बनाते। वो जिन्होंने वो सिलेंडर बनाया, वो कैसे बनाते हैं वो उनसे पूछने की बात है। हाइड्रोजन कहाँ से लाते हैं वो, हाँ, वो किस प्रोसेस से बनाते हैं मुझे पता नहीं, बट वो हाइड्रोजन बनाना, उसको फ्यूल की तरह यूज करने के लिए बड़ी चुनौती है, और इस चुनौती से लोग 20 साल से जूझ रहे हैं, अभी भी जूझ रहे हैं। वो टेक्नोलॉजी है। अगर मेरे पास हाइड्रोजन है तो हमें पता है कि कैसे हम चला सकते हैं और पोल्यूशन फ्री कम्युनिकेशन कर सकते हैं। वो टेक्नोलॉजी है, हो गई है, बहुत पहले से है। लेकिन वो हाइड्रोजन को स्टोर करना, पहले तो बनाना, फिर बना के उसको स्टोर करना,
वो इतना हल्का है ना, इतना बड़ा बड़ा आपको स्टोरेज चाहिए। 1 kg आपको हाइड्रोजन रखना है अगर, तो इतना बड़ा आयतन चाहिए, क्योंकि वो ये सबसे हल्की गैस है, सबसे हल्की गैस है, डेंसिटी इतनी कम है। कहाँ रखोगे उतना बड़ा कंटेनर, वो भी मजबूत कंटेनर, हाँ, इतना बड़ा कहाँ रखोगे व्हीकल के अंदर में, कैसे चलाओगे? तो ये सब चुनौतियां हैं उस सेक्टर में। लोग काम कर रहे हैं, टेक्नोलॉजी विकसित कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि तो ऐसे मटेरियल्स बनाए जा रहे हैं जो हाइड्रोजन को एब्जॉर्ब कर लें, रखे रहें अपने अंदर। इस तरह के क्रिस्टल स्ट्रक्चर्स बनाए जा रहे हैं, इस तरह के मटेरियल्स कंपाउंड्स बनाए जा रहे हैं कि वो हाइड्रोजन हम कहीं पे बना दें। एक तो बनाना कठिन है, लेकिन मान लो बना दिया, अब व्हीकल में लेके कैसे जाएंगे उस हाइड्रोजन के कंटेनर को? अभी तो इनको दिखाने के लिए BHU में चलाना रहता है, तो इतने से सिलेंडर से अपना 10 राउंड लगा देते हैं, पब्लिक जो विजिटर्स आते हैं उनको दिखा देते हैं कि देखो हमने हाइड्रोजन टेक्नोलॉजी से बना लिया है व्हीकल, ओके। लेकिन जब उसको कमर्शलाइज करना है, तो अब लोग रिसर्च इस बात पे बहुत गंभीरता से कर रहे हैं कि कोई सॉलिड मटेरियल हो जो हाइड्रोजन को एब्जॉर्ब करके रखे, केवल एब्जॉर्ब करके, वो बाइंड वाइंड ना कर ले ज्यादा। फिर उस सॉलिड ब्लॉक को रखेंगे हम अपने व्हीकल के अंदर में, फिर वहां पे कुछ करके वो हाइड्रोजन को वापस निकालेंगे और यूज करेंगे। इस दिशा में रिसर्च चल रहे हैं। चलो ये स्पेशल अब जो बाकी कुछ करना है